नमस्कार। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां भाग। जैसा कि अब पहले हम आपको निषेचन पूर्व की घटना और निषेचन समय की घटना बता दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे निषेचन पश्च की घटना, यानी जब निषेचन हो जाता है पाद में, उसके बाद कौन कौन सी घटना घटती है उसके बारे में जानेंगे। तो ध्यान देगा, निषेचन के बाद पादपों में दो बनते हैं। एक हमारा होता है भ्रूणपोष, एक बनता है हमारा भ्रूण एम्ब्रियो। दो चीज बनते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोनों चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, भ्रूणपोष। क्या पढ़ेंगे? सिर्फ पहला टॉपिक रहेगा भ्रूणपोष। इसके बाद हम पढ़ेंगे भ्रूण यानी जाइगोट। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भ्रूणपोष। पढ़ेंगे भ्रूणपोष। जैसा कि नाम से ही आप जान पा रहे हैं कि भ्रूणपोष यानी जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, उसी को बोलते हैं भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं? उसी को क्या बोलते हैं? भ्रूणपोष। और देखिए, जो हमारा भ्रूणपोष होता है, इसका काम एक ही होता है, यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। इसमें जो पोषण होता है ना, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में संचित होता है। पूछता है क्वेश्चन कि भ्रूणपोष में भोजन या पोषण किस रूप में संचित होता है, तो वो होता है कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में। क्या होता है? भ्रूणपोष में भोजन क्या होता है? संचित होता है। इसी का प्रयोग भ्रूण क्या करता है। जो भ्रूणपोष होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष, केंद्रकीय भ्रूणपोष। दूसरा होता है केशिकीय भ्रूणपोष, केशिकीय भ्रूणपोष। और एक होता है हेलोवियन भ्रूणपोष। एक क्या होता है? हेलोवियन भ्रूणपोष। जो हमारा भ्रूणपोष होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है केंद्रीय भ्रूणपोष, एक होता है केशिकीय भ्रूणपोष, और एक होता है हेलोवियन भ्रूणपोष। ये 3 तरह के हम क्या होते हैं? भ्रूणपोष होते हैं, जिनको हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। इसको मान लेते हैं पहला, तो दूसरा इसको मानते हैं तीसरा। ये हमारा होता है स्वतंत्र केंद्रक। और जब ये स्वतंत्र केंद्रक होता है तो इसमें विभाजन होता है। क्या होता है? इसमें विभाजन होता है और बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। बहुत सारे क्या होते हैं कि जब स्वतंत्र केंद्रक में विभाजन होता है ना, तो बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। इतने सारे क्या होते हैं? केंद्रक बनते हैं। लेकिन एक होता है ये बस केंद्रक बनते, इनके ऊपर कोई भी आवरण का निर्माण नहीं होता है। और जब ये क्या होता है, जब बहुत सारे केंद्रक बनते हैं ना, तो यह केंद्रक निभाग यानी परत की ओर यानी आवरण की ओर आकर एक परत का निर्माण करते हैं। ये वाली परत जिसे हम क्या नाम देते हैं? रिक्तिका। क्या नाम देते हैं? रिक्तिका। यानी जब जो एक स्वतंत्र केंद्रक होता है, इसमें क्या होता है? विभाजन होता है या बहुत सारे क्या होते हैं? केंद्रक का क्या होता है? निर्माण होता है। तो यह केंद्रक निभाग की ओर यानी परिधि की ओर आकर कहाँ पे आकर, देखिए परिधि यानी आवरण की ओर आकर क्या होते हैं? परत का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका के नाम से क्या कहते हैं? जानते हैं। तो ये था हमारा कौन सा
केंद्रीय यानी इसमें बस केंद्रक होता है, इनके ऊपर कोई आवरण का निर्माण नहीं होता है, इसे इसे बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। देखिए ये केंद्रक आपको बने हैं, ये सब क्या है, केंद्रक है जो बने हैं, यही केंद्रक क्या करते हैं, भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। क्या कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। इसी केंद्रक से क्या होता है, भ्रूण को पोषण प्राप्त होता है। तो ऐसा आपको देखने को मिलता है एक बीजपत्री पादपों में, जैसे कि बनते हैं जो आप नारियल देखे हैं, नारियल देखे होंगे, तो नारियल का जो दूध वाला भाग जिसको हम बोलते हैं गड़ी, उसको जो खाते हैं वही होता है हमारा कौन सा, भ्रूणपोष होता है। वही हमारा क्या होता है, भ्रूणपोष होता है। उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। उसके अंदर क्या होता है, पानी होता है। वो यही रिक्तिका होती है, क्या होती है, जिसमें भोजन कार्बोहाइड्रेट और वसा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जब तक उसमें नारियल में पानी रहेगा तब तक वह भ्रूणपोष सूखेगा नहीं। ये था हमारा कौन सा भ्रूणपोष, केंद्रीय भ्रूणपोष। दूसरा हमारा है इसको हम बोलते हैं कोशिकीय भ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, कोशिकीय। क्यों होता है, देखिए कोशिकीय इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें जो क्या होते हैं, केंद्रक पाए जाते हैं, उसके ऊपर एक आवरण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। क्या होता है, देखिए यहाँ पे था केंद्रक, इसके ऊपर कोई किसी आवरण का निर्माण नहीं था, इसलिए इसे बोलते हैं केंद्रकीय भ्रूणपोष। लेकिन वही केंद्रक यहाँ पे आते हैं तो इनके ऊपर क्या होता है, एक आवरण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और इसमें एक चीज और बनती है, जो ये आपको ऐसी रेशे टाइप की संरचना, इसको क्या बोलते हैं, चूसकांक बोलते हैं। चूसकांक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, यही बहुत से ऐसे पादप होते हैं, यही चूसकांक क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट और वसा को अवशोषित कर अपने पास क्या होता है, रख लेता है, और इसी का प्रयोग भ्रूण अपने पोषण के रूप में क्या करता है। तो बस इसमें ये होता है, इसमें केंद्रक होता है, इसके ऊपर कोई आवरण का निर्माण नहीं होता है। लेकिन जो हमारा कोशिकीय भ्रूणपोष होता है, इसके ऊपर क्या होता है, आवरण का क्या होता है, निर्माण होता है। इसमें केंद्रक में विभाजन के पूर्व क्या होता है, केंद्रक के ऊपर एक आवरण का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। और तीसरा होता है हेलोबियन। हेलोबियन का मतलब होता है कि यह दोनों का गुण एक ही में क्या होता है, मिल जाता है। यानी पहले केंद्रक बनता है, बाद में उसी में क्या होता है, विभाजन होता है, तो कोशिका का क्या होता है, रूप ले लेता है। तो ये था हमारा कौन सा, ये था, ये हमारा तीसरा है कौन सा, हेलोबियन भ्रूणपोष के नाम से क्या होता है, इसे जानते हैं। ये हमारा कौन सा, ये है हमारा कौन सा, हेलोबियन भ्रूणपोष। इसमें देखिए, इसमें जो ये वाला होता है, इसे वो बोलते हैं बड़ी आकार का केंद्रक। बड़ी आकार का केंद्रक, इसको बोलते हैं छोटी आकार का केंद्र। जो छोटी आकार का क्या होता है, केंद्रक होता है, वो निभाग की ओर होता है। कहां पर होता है, कहां पर होता है, निभाग की तरफ होता है। और जो बड़ी आकार का होता है वो बीजांड द्वार यानी बीजांड बिंद की तरफ होता है। तो इसमें जो है हेलोबियन भ्रूणपोष में जो है, इसमें इन दोनों का
गुण आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो जो ये हमारी छोटी कोशिका है, जो क्या है हमारी छोटी आकार वाली जो कोशिका निभाग की ओर है, वहां पे एक केंद्रक तो बना है, लेकिन इस केंद्रक के ऊपर क्या है, आवरण का निर्माण हो गया है। और इसी केंद्रक में, इसी जब केंद्रक में क्या होता है, विभाजन होता है, तो बहुत सारे क्या होता है, केंद्रक का क्या होता है, निर्माण। जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखिए यहाँ पे बस केंद्रक ही है, तो यहाँ पे क्या होता है, केंद्रक का निर्माण होता है। इसमें बीच में कुछ क्या होता है, रिक्तियां बन जाती है, जिसमें भोजन संचित होता है। किस रूप में, कार्बोहाइड्रेट और कौन सी रूप में, वसा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। ये था हमारा कौन सा, भ्रूणकोश था, जो 3 तरह का होते हैं, केंद्रीय भ्रूणकोश, केशिकीय भ्रूणकोश और हेलोबियन भ्रूणकोश के नाम से हम क्या करते हैं, इसे जानते हैं। इसके बाद जब ये बनता है तो पादप में कुछ परिवर्तन होता है। पादप में क्या होता है, कुछ कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। यानी जब क्या होता है, निषेचन हो जाता है, तो उस समय पादप में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, वो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन के बाद बीजांड में क्या परिवर्तन होता है, या बीजांड किसमें बदलता है, इसको हम देखेंगे। इसको ध्यान दीजिएगा ना। निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन, निषेचन के बाद होने वाले परिवर्तन। देखिए, जब निषेचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न हो जाती है, तो उस समय क्या, तो उसमें पहला होता है हमारा बीजांड। क्या होता है, बीजांड। पहला हमारा क्या होता है, बीजांड। तो जो जब निषेचन हो जाता है, तो जो हमारा बीजांड होता है ना, वो किसमें बदलता है, तो वही बदलता है बीज में, सीड में बदलता है। यानी जो बीजांड होता है, बीज में क्या होता है, बदल जाता है। कब, निषेचन के बाद। अगला हमारा कौन सा है, अंडाशय। अगला कौन सा है, अंडाशय। अब अंडाशय किसमें बदलता है, तो अंडाशय निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदलता है, फल में। इसमें है बदलता, फल में क्या होता है, बदल जाता है। और जो अध्यावरण होता है, जो क्या होता है, बीजांड के ऊपर होता है ना अध्यावरण, यही अध्यावरण किसमें बदलता है, तो बीज चोल में बदलता है। किसमें बदलता है, बीज चोल। यानी इसको टेस्टा के नाम से भी जानते हैं, टेस्टा। जो हमारा क्या होता है, अध्यावरण होता है ना, वो किसमें बदलता है, तो बीज चोल। ये सब कब होते हैं, निषेचन हो जाने के बाद। जब निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है, तो क्या होता है, अध्यावरण यानी बीजांड बीज में, अंडाशय फल में, अध्यावरण किसमें, बीज चोल में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। समझिए। अब देखिए, एक और होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, एक होता है कौन सा, नाभिक, एक होता है कौन सा, निभाग। तो क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन के बाद वह कौन से भाग हैं, निषेचन के बाद वह कौन से भाग है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। निषेचन के बाद वह कौन सा भाग है जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, तो वो वही भाग है कौन से, नाभिक और कौन सा, निभाग। इसमें क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। ये था हमारा कौन सा, निषेचन के बाद पादपों में होने वाले परिवर्तन। ये क्या था हमारा, निषेचन के बाद पादपों में होने वाले परिवर्तन। कुछ हमारी परिभाषाएं हैं, कुछ क्या है, परिभाषा है, इसी के अंतर्गत आती है, उसको भी हम जरा जान लेते हैं।
एक पूछता है परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं, परिभ्रूणपोष किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं कि जो हमारा भ्रूणपोष था, ये हमारा क्या है, भ्रूणपोष है, ये हमारा क्या है, भ्रूणपोष। इसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूणपोष। अब इसके चारों ओर, यानी भ्रूणपोष के चारों ओर क्या बनता है, आवरण बनता है। भ्रूणपोष के क्या होता है, चारों ओर क्या होता है, आवरण बनता है। इसे हम किस नाम से जानते हैं, तो बीजांडकाय, क्या बोलते हैं, बीजांडकाय। यानी भ्रूणपोष में क्या होता है, जो हमारा भ्रूणपोष होता है, उस भ्रूणपोष के ऊपर क्या होता है, एक आवरण होता है। क्या होता है, आवरण होता है, जो एक पतली झिल्ली के रूप में क्या होता है, यानी ये कैसा होता है, एक क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। क्या होती है, पतली क्या होती है, झिल्ली होती है, समझिए। और इसी झिल्ली को, जो बीजांडकाय की झिल्ली होती है ना, उस झिल्ली को ही बोलते हैं परिभ्रूणपोष। यानी भ्रूणकोष के चारों ओर क्या होता है, बीजांडकाय का आवरण होता है। भ्रूणकोष के चारों ओर क्या होता है, बीजांडकाय का क्या होता है, एक आवरण होता है। उस आवरण उस आवरण में एक क्या होती है, पतली झिल्ली होती है। उस झिल्ली को ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष। क्या बोलते हैं, परिभ्रूणपोष। अगला हमारा कौन सा है, अगला एक पूछता है हमेशा एरिल। क्या पूछता है, एरिल, ये भी हमेशा पूछता है। अब इसमें क्या होता है, बीजांड के चारों ओर क्या होता है, बीजांड के चारों ओर एक मांसल आवरण दिखाई देता है। बीजांड के चारों ओर एक क्या होता है, एक मांसल आवरण दिखाई देता है, जिसे एरिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। यानी बीजांड के चारों ओर क्या होता है, मांसल आवरण दिखाई देता है, जिसे एरिल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब कोई पूछता है कि जो हमारी लीची होती है ना, होती है लीची, तो लीची का बीज अंदर होता है, उसको ऊपर क्या होता है, एक मांसल आवरण होता है ना, उसी मांसल आवरण को हम क्या बोलते हैं, एरिल बोलते हैं। तो पूछता है कि लीची का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसे बोलते हैं कौन सा, एरिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक और आता है, कैरकल आता है, कौन सा, एक आता हमारा कैरकल। तो देखिए कुछ पादपों में ये अक्सर कुछ में होता है, सब में नहीं होता है। कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ पादप क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके बीजांड के चारों ओर एक सफेद संरचना होती है। कुछ ऐसे पादप होते हैं जिनके बीजांड के चारों ओर एक सफेद यानी व्हाइट कलर की क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम कैस्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिसे हम कैस्कल के नाम से जानते हैं। कुछ बीजांड के चारों ओर एक सफेद परत जैसी क्या होती है, संरचना होती है, जिसे हम कैस्कल के नाम से जानते हैं। ये होता है जैसे अरबी देखे है ना, अरबी, जिसका क्या बनता है, गिरमच बनती है। क्या बनती है, गिरमच। तो ये था हमारा कुछ परिभाषाएं जो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि परिभ्रूण किसे कहते हैं, एरिल किसे कहते हैं, और कैस्कल किसे कहते हैं। तो ये था हमारा कौन सा, निषेचन समय की क्रिया का पहला हेडिंग, भ्रूणपोष। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे भ्रूण का निर्माण, यानी भ्रूण का यानी निषेचन के बाद भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, इसका विकास कैसे होता है, एक बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैसे होता है, और दो बीजपत्री पादपों में भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे क्लास अगले में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।